नमस्कार। आज हम फिर BA प्रथम वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात कर रहे हैं। इसमें हमने पूर्व वीडियो में आदिकाल के इतिहास की बात की थी, आदिकाल के बारे में चर्चा की थी, हिंदू साहित्य के इतिहास के काल गणना पर चर्चा की थी। आज हम आदिकाल की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। आखिर कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, किन परिस्थितियों में आदिकाल का जन्म हुआ था, किन सोपानों से चढ़कर आदिकाल अपने चरम पर पहुंचा था और आदिकाल के काव्य की विशेषताओं में ऐसी क्या चीज थी जो आदिकाल याद किया जाता है। सबसे पहले आदिकाल में जो काव्य धारा प्रवाहित हुई थी वह थी नाथ संप्रदाय से, जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। और इनका जो समय रहा, इनका जो टाइम पीरियड रहा, ये 1050 से पहले की स्थिति में थी, यानी उससे पहले ये अपनी काव्य रचना प्रारंभ कर चुके थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रवृत्तियों में इनको शामिल किया, क्योंकि कहीं से भी हम जब काव्य की प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत से हमको उसको देखना पड़ता है। तो नाथ संप्रदाय में जो साहित्य लिखा गया या नाथ परंपरा में जो साहित्य लिखा गया, उसमें विशेष रूप से, और ये जो बढ़ा, ये नेपाल, अफगानिस्तान, इस साइड से ये निकल कर आए। नाथ संप्रदाय हठयोगी थे, लेकिन सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने वाले हठयोगी थे। इनकी विशेषताओं में ये था कि सहनशीलता, क्षमा, दया, ये नाथ संप्रदाय की विशेष विशेषता रही और ये सारी चीज इनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई भी दी। इनकी छोटी मोटी लगभग 40 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें गोरखवाणी सबसे प्रमुख है। पीताम्बर दास जी ने इसको मान्यता प्रदान की है और गोरखवाणी के जो पद हैं वो बहुत सारे पद लोकोक्तियों के रूप में हमारे समाज में प्रचलित हैं, सामान्य बोलचाल में उनका प्रयोग किया जाता रहा है। तो एक विशेष परिस्थिति में जो है ये नाथ संप्रदाय जो रहा, ये आगे बढ़ा, इनका साहित्य आगे बढ़ा और आगे चलकर गोरखनाथ जी के बाद मच्छेंद्र नाथ जी, आपके भर्तरी जी और अलावा इनके और बहुत सारे जो हैं रचनाकार रहे, चरपटनाथ जी आदि, गोपीचंद जी आदि, जिन्होंने नाथ संप्रदाय के तहत रहते हुए अपना साहित्य का सृजन किया। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अपभ्रंश से मूल रूप से उस समय की भाषा के अपभ्रंश में ये साहित्य लिखा गया और इसके साहित्य का विशेषता भी यह रही कि इस पर संप्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। तो नाथ संप्रदाय, हालांकि साहित्य में पढ़ने में, पाठ्यक्रम में नाथ संप्रदाय का बहुत कम प्रयोग किया गया है, लेकिन जहाँ है वहाँ श्रेष्ठ है और समाज में तो निश्चित रूप से इसका अपना महत्व रहा है नाथ संप्रदाय का और नाथ संप्रदाय के साहित्य का। सामाजिक लोकोक्तियाँ, सामाजिक बोलचाल की भाषा में बात समझाने के लिए जो बातें कही गई और नाथ संप्रदाय के साहित्य के श्रुति परंपरा में हमारे समाज में है। दूसरी प्रवृत्ति आती है सिद्ध काव्य परंपरा। नाथ संप्रदाय के बाद सिद्ध काव्य परंपरा जो बौद्ध शरणार्थियों के माध्यम से आगे बढ़ी। सिद्ध काव्य परंपरा में हठयोग के माध्यम से साधना की जाती थी और सिद्धियां प्राप्त की जाती थी। कहते हैं कि 84 सिद्धियां थी और उन 84 सिद्धियों को प्राप्त करने वाला जो साधक होता था वह सिद्ध कहलाता था। उसकी वाणी में, उसके साहित्य में अनुभव होता था और अनुभव के आधार पर वो अपनी सिद्धियों को लेकर काफी प्रचारित और प्रसारित हुआ करता था, चमत्कारित हुआ करता था। तो वो दिखाई, ये सिद्धों का समय लगभग उसी नाथ परंपरा की तरह रहा कि 800 साल, 800 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच का ये समय रहा कि 800 से 1100 के बीच में सिद्ध संप्रदाय जो था वो अपने हठयोग के माध्यम से, हठयोग के अनुभव के रूप में साहित्य प्रस्तुत किया, वो इनके साहित्य में आया। लुइपा और सरहप्पा को इनका प्रमुख कवि या साहित्यकार या सिद्ध माना जो बहुत प्रचारित है। हालांकि इसके बाद की एक लंबी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है, लेकिन प्रमुख ये दो माने जाते हैं,
सिद्ध काव्य परंपरा में अपभ्रंश में दोहों की रचना कर इन्होंने अपने साहित्य का निर्माण किया। यानी मूल भाषा तो अपभ्रंश है और कहा जा सकता है कि तांत्रिक साधना और सिद्धांतों को इन्होंने दोहों के रूप में प्रस्तुत किया अपभ्रंश भाषा में। तो ये एक वर्ग विशेष का साहित्य बनकर रह गया जो तंत्र साधना में विश्वास करते थे, जो शमशान साधना में विश्वास करते थे। ये उन लोगों का एक विषय बनकर रह गया, सामान्य जन का साहित्य बन नहीं पाया। समाज में बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन आज भी पांडुलिपियों के रूप में देखने को मिलता है। और जैन साहित्य के साथ साथ इसको देखा जा सकता है। जैन साहित्य के जहाँ पे पुस्तकालय है, जहाँ पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, विशेष रूप से जयपुर में जो है मैगजीन सर्किट पर जैन रशिया है, वहाँ बहुत बड़ा एक संग्रहालय है पांडुलिपियों का। और उस संग्रहालय में आपको सिद्धनाथ और जैन संप्रदाय का बहुत सारा साहित्य पांडुलिपि के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो सिद्ध परंपरा में दो तरह के काव्य आए, एक दोहा काव्य आया, एक चंपापद चरप्पा पद। इन दो शैलियों में काव्य का सर्जन हुआ और दोनों ही जो शैलियाँ थी वो उपदेशात्मक थी। तो कुछ लोग चरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी कहते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम कवि भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रूपरेखा के आधार पर हिंदी को प्रारंभ किया था अपनी भाषा में, अपभ्रंश से थोड़ा सा निकालकर। तो वहाँ चरप्पा को हम अपने साहित्य का प्राचीन इतिहास देखते हैं तो उसमें चरप्पा का नाम भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है जैन काव्य धारा, अगली प्रवृत्ति जैन काव्य धारा। चूँकि ये एक बहुत लंबा समय रहा और जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से, क्योंकि जैन संप्रदाय जो है वो समाज के बीच में से निकला था, समाज के बीच में ही रहता। जैन कभी समाज से अलग नहीं थे, जैन हमेशा समाज के बीच में रहे, समाज सुधारक की भूमिका उन्होंने अदा की है समाज के लिए। तो जाहिर है कि हम जहाँ रहेंगे हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो समाज में जब रह रहे हैं समाज के लोगों के लिए, तो हम समाज की भाषा, समाज प्रचलित भाषा जो थी उसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों के नज़दीक हम जुड़ सकें। तो जैन संप्रदाय के जो कवि रहे, संत रहे, उन्होंने जो है प्रचार हिंदी भाषा में अपना किया और विशेष रूप से इन कवियों ने काव्य, आचार, दास, फागु, चरित्र आदि शैलियों में अपनी रचना प्रस्तुत की। तो जैनों का की जो शैली रही वो उपदेशात्मक, उपदेश देने की थी, समाज सुधारक की भूमिका में थे। तो उपदेशात्मक शैली में उन्होंने अपना राज शैली में कवियों ने अपने जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का वर्णन किया। जैन तीर्थंकरों के चरित्रों के माध्यम से उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। क्योंकि हम जब किसी को अपने आराध्य के स्तर पर बैठाते हैं तो उसकी चारित्रिक विशेषता को हम अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। तो जैनों ने, जैन सिद्धों का और संतों ने इसी चीज़ को सामाजिक स्तर पर उतारा, समाज में उसको स्वीकार किया और एक परंपरा बढ़ी जिसमें बहुत सारा साहित्य देखा गया। और आज अगर देखा जाए तो जैन साहित्य इतना प्रचुर मात्रा में पोथी खानों में बंद है, पांडुलिपियों में बंद है। आवश्यकता है उसके शोध की, आवश्यकता है उसके प्रकाशन की, आवश्यकता है उसके अनुवाद की, क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में जैन साहित्य जो है वो हमारे देश में विभिन्न पोथी खानों में, विभिन्न जैनालयों में भरा पड़ा हुआ है। तो समाज सुधारक की भूमिका में जो साहित्य लिखा गया जैन साधकों द्वारा वो वीर गाथा आदिकाल की प्रवृत्तियों के तहत आता है। इसके बाद आता है वीर काव्य धारा। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है वीर काव्य धारा। हमने जब बात की थी कि आदिकाल का नाम करने की बात की थी, आदिकाल के इतिहास पर जब हम पूरी वीडियो में बात कर रहे थे तब भी आया था कि वीर रस प्रधान साहित्य है, इसलिए इसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी वीर गाथा काल के साहित्य की प्राचीनता को मद्देनजर रखते हुए उसका नाम आदिकाल रखा था। लेकिन इससे कहीं यह नहीं होता कि वीर रस की प्रधानता कम हो जाती है। उस काल में राष्ट्र साहित्य बहुत लिखा गया जो वीर रस का प्रमुख प्रतिपाद्य माना जाता था।
विजयपाल राठौर, हमीर राठौर, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कुमार राठौर, पृथ्वीराज राठौर, विसल देव राठौर, बहुत सारे राठौर ग्रंथ लिखे गए। जयचंद्र प्रकाश, तो बहुत सारे राठौर लिखे गए। परमार राठौर, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली उस समय का के साहित्य के प्रमुख आकर्षण के प्रमुख निधि है उस समय की, जो उस काल खंड को परिभाषित करती है। तो विभिन्न धाराओं में वीर रस की कविताओं ने, वीर रस प्रधान काव्य ने जो है उस समय का उसका प्रतिनिधित्व किया और काव्य धारा को आगे बढ़ाया। अगली प्रवृत्ति जो है आदिकाल की, वह है विविध रचनाएं। वीर गाथा काल के अलावा और बहुत सारी विविध रचनाएं, विविध कवि उसमें रहे, जिसमें प्रमुखता से हम दें तो विद्यापति को आदिकाल का श्रेष्ठ कवि माना जाता है, विद्यापति की पदावली, और जिसमें शंकर भी है, वीर भी है, शांत भी है। इनके अलावा विद्यापति के अलावा अब्दुल रहमान के संदेश वाचक, और इसके अलावा शांत रस से प्रधान जैन कवियों की रचनाएं, ढोला मारूंगा दोहा, विरह की रचना, ये भी आदिकाल की रचना है, आदिकाल की प्रवृत्ति में आती है। और इसके अलावा जाते हैं तो पदावलियाँ बहुत सारी लिखी गई, श्रृंगार और प्रेम और विरह के प्रधान रचनाएं इस काल में लिखी गई, और जिसको प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में माना जाता है। इसी क्रम में आगे अमीर खुसरो जुड़े। आदिकाल की प्रवृत्ति में अमीर खुसरो आए, और अमीर खुसरो बहुत प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनकी कविताओं में अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत सभी भाषाएं वो जानते थे, सभी भाषाओं के प्रगाढ़ पंडित थे, विद्वान थे। तो वो सारी उसमें स्पष्ट दिखाई देती थी। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 99 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन वर्तमान में 20-22 पुस्तकें उपलब्ध हो पाई हैं, प्राप्त हो पाई हैं, और उन 20-22 पुस्तकों के आधार पर ही अमीर खुसरो का विश्लेषण होता है। अमीर खुसरो ने की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वो उस काल खंड में खड़ी बोली में उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। वीर गाथा काल में उन्होंने खड़ी बोली में साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये अमीर खुसरो की प्रमुख विशेषता थी, और उनका जो साहित्य था वो मनोरंजन और रसिकता के वैचित्र्य से भरा हुआ था। उसमें रस भी थी, मनोरंजन भी था, शिक्षा भी थी, उसमें संदेश भी था। इससे भरा हुआ अमीर खुसरो का साहित्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल की इन प्रवृत्तियों में के माध्यम से आदिकाल का विकास हुआ, और समग्र आदिकाल, समग्र वीर गाथा काल, उसको हम केवल वीर रस से या केवल श्रृंगार रस से नहीं बांध सकते। प्राय सभी रसों का उसमें प्रतिपाद्य रहा, और प्राय सभी रसों में उसमें रचनाएं थी। कल हम भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। सबसे पहले भक्ति काल के परिचय पर बात करेंगे, फिर भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर बात करेंगे कि किस तरह से भक्ति काल, किन परिस्थितियों में भक्ति काल का जन्म हुआ, और कैसे भक्ति काल अपनी चरम स्थिति पहुंचा। नमस्कार।